arbareadio.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास। वाचक स्वर चित्रलेखा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी। गांधी जी की नेतृत्व की शैली एवं आंदोलन की नई पद्धति ने राष्ट्रीय आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाया। इससे स्वाधीनता संघर्ष में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक बैरिस्टर अर्थात वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गोरों तथा यूरोपियों का शासन था। अफ्रीकी लोगों तथा वहां रहने वाले भारतीयों को हीन समझा जाता था। उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वहां के भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अंग्रेज शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया गया। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ रंगभेदी व्यवहार को देखकर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, जिससे सरकार को झुकना पड़ा। सत्याग्रह का अर्थ अत्याचार शोषण के विरुद्ध आंदोलन का अहिंसात्मक तरीका है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह अर्थात शोषण के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी सन 1915 ईस्वी में भारत लौटे। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम महायुद्ध के दौरान हुआ। उन्होंने अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष का अपना तरीका विकसित किया। इसका व्यावहारिक अनुभव उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त किया था। वे आंदोलन के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना उचित नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि हमें सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए अर्थात सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए कार्यक्रम भी बनाए थे, जिसमें पहला था अन्याय करने वालों का सहयोग न करना अर्थात असहयोग, और दूसरा अनुचित बातों को मानने से इनकार करना अर्थात अवज्ञा। गांधी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण करके भारतीयों की दशा का अध्ययन किया। इसलिए उन्होंने किसानों, मजदूरों एवं दलितों की समस्याओं को उठाया। गांधी जी लोगों की छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन करते थे। वे सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करे, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाए और शराब की बिक्री बंद करे। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों लाखों की संख्या में लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन के लिए निकल पड़े। आइए जाने कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने के पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में मुख्य रूप से कहां-कहां सत्याग्रह किए गए। पहला, चंपारण। बिहार अंचल के चंपारण जिले में अंग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था। अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जे के बाद अफीम, जूट और नील की खेती को बढ़ावा दिया था। अंग्रेज किसानों को जबरदस्ती नील उगाने के लिए बाध्य करते थे। अफीम, नील, जूट ये तीनों ही व्यावसायिक फसलें थी। इनका किसानों के लिए कोई उपयोग नहीं था। वे इन्हें बाजार में या फिर अंग्रेज जमींदारों को ही बेचते थे। अफीम का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था और उस वक्त अंग्रेज व्यापारी इसे चीन में ले जाकर बेचते थे, जिससे उन्हें काफी मुनाफा होता था। नील का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। आज जो हम नील इस्तेमाल करते हैं वह तो एक प्रकार का रसायन है, लेकिन सन 1920 के दशक से पहले इसकी खेती होती थी। आज इसकी खेती नहीं होती। जूट तो आप जानते ही होंगे, इससे रस्सी, बोरे, कपड़े, थैला आदि बनाए जाते हैं। नील उगाने को मजबूर किए जा रहे किसान कई बार विरोध करते थे। अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने चंपारण जाकर सत्याग्रह किया। आखिर में सरकार ने अंग्रेज जमींदारों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराने की प्रथा को रद्द किया। खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ा, प्लेग भी फैला। फलस्वरूप लगान चुकाना किसानों के लिए असंभव हो गया। खेड़ा जिले में लगान बंदी के लिए आंदोलन हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। सरकार को झुकना पड़ा और लगान माफ कर दिया गया। कंडेल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कंडेल ग्राम का
सत्याग्रह देशव्यापी हो गया। धमतरी के पास महानदी के तट पर रुद्री नामक एक स्थान है तथा माडम सिल्ली में भी इसी नदी पर बांध बनाया गया है, जिससे नहर निकाली गई है, जिस पर सरकार नहर कर वसूलती थी। इसके लिए 10 वर्षीय अनुबंध करना पड़ता था और यह राशि इतनी अधिक हो जाती थी कि इस राशि से किसान अपने गांव में ही सिंचाई के लिए एक विशाल तालाब निर्मित कर सकते थे। अतः किसान उस अनुबंध के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजी प्रशासन ने जबरदस्ती कंडेल ग्राम नहर पानी छोड़ दिया। किसानों से हर्जाना वसूल करते हुए अनुबंध के लिए बाध्य किया। पानी चोरी करने का आरोप भी लगाया। ग्रामवासियों को सत्याग्रह करना पड़ा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इस आंदोलन के सूत्रधार थे। अगस्त 1920 में संपूर्ण जिले में एक साथ आंदोलन हुआ, किंतु अंग्रेज नौकरशाही ने इसकी परवाह नहीं करते हुए रकम वसूली हेतु कुर्की वारंट जारी कर दिया। ग्रामवासियों के सभी मवेशियों को कुर्क कर लिया गया। शासन पशुओं की नीलामी करके धनराशि प्राप्त करने की योजना बनाने लगी। बाजार के दिन गांव-गांव में पशुओं को नीलामी हेतु ले जाया जाता था। हर गांव में बोली लगाना तो दूर, ग्रामवासी उन पशुओं के नजदीक तक नहीं जाते थे। जनता में राष्ट्रीय चेतना आ रही थी। शासन को इससे भारी निराशा हुई। कंडेल ग्राम में यह सत्याग्रह 5 महीनों तक चला। अतः गांधी जी से इस आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और नागपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के समय छत्तीसगढ़ के कंडेल ग्राम में आने का समय दिया। इस मध्य रायपुर डिप्टी कमिश्नर ने जांच पड़ताल की। इससे शासन को सही तथ्यों की जानकारी हुई और किसानों द्वारा दृढ़तापूर्वक सत्य पर अड़े रहने के कारण शासन को संपूर्ण कार्यवाही रद्द करनी पड़ी और मवेशियों को छोड़ना पड़ा। गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व ही यह कंडेल किसान आंदोलन अर्थात सत्याग्रह सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। गांधी जी के 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आगमन से यहाँ की राजनीतिक हलचलें बढ़ीं और राष्ट्रीय आंदोलन और तीव्र हो गया। रायपुर धमतरी प्रवास में गांधी जी के स्वागत हेतु अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। आंदोलन की इस शानदार विजय के बाद गांधी जी ने भी छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में यहाँ की जनता का मार्गदर्शन तथा उत्साहवर्धन किया। जनता का उत्साह दर्शनीय था। धमतरी के प्रसिद्ध मकई चौक में गांधी जी के भाषण की व्यवस्था थी। अपार जनसमूह गांधी जी को देखने सुनने एकत्रित था। खुली कार से ले देकर मुख्य द्वार तक पहुंचे, किंतु अपार जनसमूह के कारण गांधी जी मंच तक पहुंचने में असमर्थ थे। अतः पास के गुरूर नामक गांव के एक व्यापारी उमर सेठ ने गांधी जी को अपने कंधों पर बैठाकर सुसज्जित मंच पर पहुंचाया। धमतरी एवं कुरूद से वापस लौटने के बाद गांधी जी पुनः रायपुर में रुके और महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। यहाँ तिलक स्वराज्य फंड हेतु महिलाओं ने तुरंत हजारों रुपए के गहने उन्हें दे दिए। गांधी जी ने युवकों के साथ महिलाओं को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जूझने की प्रेरणा दी। मिल मजदूर आंदोलन। लगातार महंगाई बढ़ते जाने पर भी अहमदाबाद की सूती कपड़े की मिलों के मजदूरों के वेतन में वृद्धि नहीं की जा रही थी और बोनस भी नहीं दिया जा रहा था। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया, अतः मालिकों को हार माननी पड़ी। इस समय मजदूरों में राष्ट्रीय जागृति आ चुकी थी। सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 1917 में रूस की क्रांति की सफलता के कारण भारत में भी मजदूर संगठनों की स्थापना हुई। इन संगठनों ने कई बार मजदूर हितों के लिए संघर्ष और आंदोलन किया। इन्हें सफलता भी मिली। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मिल बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव में थी। यहाँ के मजदूरों में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव पड़ा और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इस हड़ताल का नेतृत्व वहां पर वकालत कर रहे ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। इस समय तक संपूर्ण भारत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव से उत्साहित था। देश में बढ़ते जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट नामक नया कानून बनाया। इससे सरकार को किसी भी भारतीय को बिना किसी आरोप सिद्ध हुए या
न्यायालय में पेश किए बगैर कारागार में बंद रखने का अधिकार था। काला कानून के रूप में कुख्यात इस एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण देश में विरोध की लहर फैल गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन ने पंजाब में अधिक उग्र रूप धारण कर लिया। सरकार का दमन चक्र और तेज हुआ। राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। यह बाग 3 ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था और एकमात्र छोटी गली से बाग में आने जाने का रास्ता था। 13 अप्रैल 1919 की इस सभा में काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इनमें वृद्ध, युवक, पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे भी थे। तभी अचानक ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें कई 100 निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हुए। वह बैसाखी त्योहार का दिन था। जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। इस जघन्य हत्याकांड के कारण संपूर्ण भारत में आक्रोश एवं विरोध प्रकट करने के लिए सर्वत्र सभाएं हुईं। बिलासपुर एवं रायपुर में भी सभा हुई, जहां उस हत्याकांड की कटु शब्दों में आलोचना की गई। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान सर की उपाधि का परित्याग किया। इसने मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद को जन जन वर्गीय राष्ट्रवाद में परिवर्तित कर दिया। घ पूर्ण स्वराज्य की ओर। जलियांवाला बाग कांड से भारतीय जनता बहुत संतप्त थी। इंग्लैंड की संसद के उच्च सदन ने तो जनरल डायर के कार्यों का समर्थन भी किया था। इन घटनाओं से अंग्रेजों की न्यायपरायणता से उदारवादी नेताओं का भी विश्वास जाता रहा। इन्हीं दिनों भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। तुर्किस्तान के सुल्तान विश्व के सभी मुसलमानों के धर्मगुरु थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की की नई सरकार पर समझौते के अंतर्गत कठोर शर्तें लाद दी। इसके अनुसार खलीफा अर्थात धर्मगुरु का पद समाप्त कर दिया गया और इसे पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया। यही खिलाफत आंदोलन कहलाता है। गांधी जी का विश्वास था कि खिलाफत के प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाए तो हिंदू मुसलमान एकता तो सुदृढ़ होगी ही, वहीं राष्ट्रीय आंदोलन और सशक्त बनेगा। अतः गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन को देश भर में समर्थन मिला। विद्यार्थी भी अब बड़ी संख्या में शामिल हुए। राष्ट्रीय शिक्षा देने वाले विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना हुई। राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया तथा वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। वकीलों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और उनकी होली जलाई गई। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं मजदूरों ने अत्यधिक उत्साह और तत्परता पूर्वक भाग लिया। जनता ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को प्रबल समर्थन दिया। स्वदेशी का प्रभाव गांव-गांव तक पहुंच गया। अंग्रेजों के अत्याचार, गोलीबारी और गिरफ्तारियां आंदोलन की लहर को नहीं रोक सकी। अंग्रेजों ने आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास भी किया। केरल प्रांत के कुछ भागों में मोपला किसानों ने आंदोलन किया। मोपला कैदियों को रेल वैगनों में ठूंस कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया। दम घुटने से 67 मोपला किसानों की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने 45,000 मोपला किसानों को बंदी बनाया। गांधी जी ने गुजरात की बारदोली स्थान पर यह आंदोलन शुरू किया। जनता अब खुलेआम घोषणा करती थी कि वह कर नहीं पटाएगी। गांधी जी ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि समूचा आंदोलन शांतिपूर्ण एवं अहिंसक होना चाहिए। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में लोगों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई। उसके बाद क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। कई सिपाही जलकर मर गए। अंग्रेजी शासन ने 22 सिपाहियों की हत्या के जुर्म में 19 किसानों को फांसी पर चढ़ाया और 150 किसानों को काला पानी का दंड दिया।
इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के मन में सरकार के कार्यों में बाधा डालने के लिए चुनाव लड़कर विधानमंडलों में प्रविष्ट होने का विचार आया। कांग्रेस में ही कुछ सदस्यों ने स्वराज दल के नाम से एक स्वतंत्र गुट बनाया। 1923 के विधानमंडल के चुनाव में जीतकर केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों में पहुंचे। केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने नागरिक अधिकारों का हनन करने वाली सरकारी योजनाओं का विरोध किया। मध्य प्रांत के विधानमंडल में छत्तीसगढ़ के स्वराज दल के चुने हुए प्रतिनिधियों ने सन 1919 की अधिनियम की कमियों को उजागर किया। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत से नौजवान क्रांतिकारी तरीकों से संघर्ष करना चाहते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लेने के कारण उन्हें निराशा हुई। उन्होंने अपना क्रांतिकारी आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। पुराने सक्रिय क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी इनके नेता थे। इन क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा। सरदार भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर में पुलिस सार्जेंट सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सैंडर्स ने एक प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भगत सिंह और सुखदेव ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। उनके बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना या घायल करना नहीं था, बल्कि अपनी बात आम जनता तक पहुंचाना था। इसीलिए बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे। इस बम कांड में गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। आजाद के शहीद होने के पश्चात पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया। इस मध्य राष्ट्रीय आंदोलन में नौजवान नेताओं पर समाजवादी विचारों एवं रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। समानता पर आधारित समाज की स्थापना राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया गया। इनके प्रमुख नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राजाओं द्वारा शासित राज्यों में शुरू हुए जनता के संघर्ष को आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने में सहायता की। सुभाष चंद्र बोस कुशाग्र बुद्धि वाले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर देश के विद्यार्थियों और जवानों को आजादी के संघर्ष में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संपूर्ण भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से लोकप्रिय हैं। हमारे देश में इसी प्रकार अन्य कई राष्ट्रीय नेता हैं जो अन्य उपनाम से लोकप्रिय हैं। सन 1929 ईस्वी के दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक निरंतर संघर्ष करते रहने की शपथ ली। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया। इसके फलस्वरूप देश भर में सर्वत्र उत्साह का वातावरण बन गया। इस अधिवेशन में गांधी जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे अंग्रेज शासन के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू करें। गांधी जी ने वायसराय से नमक पर लगे कर तथा नमक बनाने के सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की। नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर लगाया जाना अन्यायपूर्ण था। नमक सत्याग्रह प्रतीकात्मक था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के सभी अत्याचारों एवं अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करना। गांधी जी ने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया। 385 किलोमीटर की इस पदयात्रा में असंख्य कार्यकर्ता आ मिले। 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र तट में नमक बनाकर उन्होंने कानून भंग किया। इसके साथ ही देश भर में कानूनों की अवज्ञा का आंदोलन आरंभ हो गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतकार नामक संगठन बनाया और पेशावर में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया।
छत्तीसगढ़ में बिलासपुर नगर पालिका की बैठक में शासकीय भवनों पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कर न दो और पट्टा मत लो, इसका आंदोलन शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह कार्यक्रम का सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। यह आंदोलन सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला प्रभावशाली आंदोलन रहा है। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीणों एवं आदिवासियों ने विशेष साहस का प्रदर्शन किया था। ब्रिटिश शासन ने जंगल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि वनवासियों का जंगल पर पुश्तैनी अधिकार था। दुर्ग जिले के मोहबना जंगल सत्याग्रह शांतिपूर्ण एवं सफल रहा। पौड़ी गांव के जंगल सत्याग्रह ने जन समुदाय को भी प्रभावित किया। रुद्री, नवागांव जो धमतरी जिला का जंगल सत्याग्रह इतना उग्र था कि संपूर्ण धमतरी तहसील उसके प्रभाव में आया। महासमुंद जिले के तमोरा गांव में एक महिला दयावती के नेतृत्व में धारा 144 तोड़कर जंगल कानून भंग किया गया। पकरिया जंगल सत्याग्रह में 2000 ग्रामीणों ने अपने 4000 पशुओं के साथ जंगल कानून तोड़ा। इस मध्य 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 ईस्वी तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की योजना बनाई गई, जिसका स्वरूप था झंडा दिवस, बहिष्कार दिवस और राजबंदी दिवस। 8 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में द्वितीय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम तय हुए। इसमें विदेशी वस्तु बहिष्कार मुख्य कार्यक्रम था, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली ढंग से संचालित हुआ। इस अंचल में जगह जगह सत्याग्रह आश्रम स्थापित किए गए। इसके बाद सन 1937 ईस्वी में देश भर में विधानमंडलों के चुनाव हुए। इस चुनाव के बाद अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेसी सरकार ने जनता की भलाई के लिए कई काम किए, किंतु 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के भाग लेने का निर्णय अंग्रेज शासकों द्वारा लिए जाने के कारण इन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर गांधी जी से देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए अनुरोध किया। इस मध्य संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर होती रहीं। इस बीच संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर होती रहीं। राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर कार्य संचालित करने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का संगठन स्थापित किया तथा कालांतर में त्वरित कार्यवाही हेतु आजाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। छत्तीसगढ़ में भी युवकों ने असेंबली में बम कांड जैसा साहसिक कार्य करने का संकल्प लिया था। उन्होंने रायपुर नगर में अपने साथियों के साथ मिलकर बम, रिवॉल्वर बनाना सीख लिया था। इसमें परसराम सोनी, सुधीर मुखर्जी, मंगल मिस्त्री, सुरबंधु आदि अनेक लोग शामिल थे, किंतु इन क्रांतिकारियों को उनके ही अपने मित्र की मुखबिरी के कारण पकड़ लिया गया। इतिहास में यह रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें 15 अभियुक्त एवं 71 गवाह थे। रायपुर षड्यंत्र के क्रांतिकारियों को कठोर सजा दी गई। बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1947 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने हर संभव कठोरता एवं बर्बरता से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। अंततः गांधी जी ने पूरे देश से आह्वान किया, करो या मरो। सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी। वास्तव में यह सबसे व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति थी, जिसका लक्ष्य स्पष्ट था। यह दिखाई दे रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को अब अंग्रेज सरकार का कोई भय नहीं था। जेल से रिहा होने वाले नेताओं की अगवानी के लिए भारी भीड़ जमा होने लगी। युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार ने कुछ मामूली सी संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की थी, किंतु भारतीय नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। वायसराय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से चर्चा की। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कार्यकारी परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधि की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार मुस्लिम लीग को मिले। यह कांग्रेस को मान्य नहीं था। मार्च 1946 में अंग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर ली। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता वार्ता आवश्यक मानी गई। इधर फरवरी 1946 के प्रांतीय परिषदों के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से सफलता मिली थी, इसलिए 1946 में अंतरिम सरकार के गठन को स्वीकृति मिली, जिसका नेतृत्व
पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रभावित हुए। पुनः वार्ता की गई और निर्णय हुआ कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत से बाहर चले जाएंगे। इस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। इंग्लैंड की संसद में एक कानून पारित किया गया जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयास किया गया। अंततः देश में हो रहे दंगे एवं अंतरिम सरकार में मतभेद तथा तनावों के कारण देश का विभाजन अनिवार्य हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए विभाजन परिषद एवं सीमा आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया। 1947 में सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों देशों की सीमाएं निर्धारित की गईं। ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अंतर्गत भारत तथा पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देशों में बांट दिया गया। इसलिए भारत 15 अगस्त तथा पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अरबा रेडियो.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।